उधर कासगंज में गंगा के रौद्र रूप की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह सुबह गंगा ने अपने तटबंध तोड़ दिए, जिससे पटियाली तहसील में कई गांवों पर दहशत पसर गई है। दरअसल बरोना गांव के निचले इलाकों में गंगा का पानी घुस आया है। बाढ़ आ जाने से हजारों बीघा फसल तबाह होने की कगार पर है। गंगा का तटबंध टूटते ही यहां बरोना और उसके आसपास के 11 गांवों के लोग दहशत में हैं और अब उन्होंने अपना सामान बांधकर पलायन भी शुरू कर दिया है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा के रौद्र रूप से कई गांवों पर अब खतरा मंडराने लगा है। गांव के निचले इलाकों में गंगा का पानी घुस आया है। इस वजह से लोग अपने सामान को अब घरों से बाहर निकाल रहे हैं, सुरक्षित जगहों का अब रुख कर रहे हैं। पलायन करने को लोग मजबूर हो गए हैं। जाए कि गंगा ने कटाव कर दो, घर में पानी घुस लागो हमारे, कोई सुन दो ना हमारी, सो बच्चा लेके जाए रहे तो डालेंगे सड़क न बजाए के जाए के बालक अपने ना, तो फिर पानी में ना चले जाएंगे सब बालक हमारे। कोई सुनवाई करना है रहा खेते तो नहीं है, कोई सुनते ना है। कटाना मैं कहते हैं बच्चा लेकर ले जाता है, सामान सट्टो सब बहरा धद्दा हो कहाँ का लइया कहते हैं गंगा पास में चल रही हैं। घर कटो जाए तो जगह ना कहूँ छान जे छपरिया होता रहे बच्चों बहरा अपन बहरा लेटर सामान सट्टो सब तुम्हारे घर में कद्दा हुआ है, बहरा लाइए क्या करें। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और डीसीएम में टक्कर होने की जानकारी मिल रही है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ओवरटेक करने में डीसीएम को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तकरीबन 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। ये सभी यात्री घायल हुए हैं। 2 महिलाओं सहित 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएचसी में घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया है। लखनऊ की तरफ से आ रही थी बलरामपुर डिपो की बस रामनगर थाना क्षेत्र में बांदा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम दलसराय में ये हादसा हुआ है, जहां ओवरटेक के चक्कर में ये दुर्घटना हुई है। बता दें कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। बाराबंकी में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। रामनगर क्षेत्र के दलसराय में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां गंभीर देखते हुए डॉक्टर इन्हें लखनऊ की तरफ रेफर कर रहे हैं। हम इस वक्त ट्रामा सेंटर में ही हैं, जहां देखिए यहां पर जो है घायलों को किस तरह से है इलाज किया जा रहा है। साथ साथ जो है अभी इनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर जो है इन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है लोगों की। आइए डॉक्टर साहब से ही जान लेते हैं कि आखिर ये जो 4 लोग यहाँ ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं उनकी हालत कैसी है। हमारे साथ इमरजेंसी के जो है यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि चारों की चारों गंभीर हालत में आए थे सीसी रामनगर से। अभी सबको प्राथमिक उपचार कर दिया है, अभी स्टेबल है, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण इनको फर्दर इलाज के लिए केजीएमसी ट्रामा सेंटर हायर सेंटर लखनऊ रिफर किया जा रहा है, क्योंकि इनके साथ कोई नहीं है। तो अभी एलएस एम्बुलेंस से भेजा जाएगा। कोई एक बाइक वाला आ रहा था, वो आके बस में लड़ गया, वो अलग केस है, जो एक्सपायर हो गया, उसकी बॉडी बंद करा दी। देखिए इस घटना में एक की मौत हुई है जो बाइक से जा रहा था, और जो है यहाँ पर जो है उसकी डेड बॉडी को लाया गया है, जैसा कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। और बुलंदशहर से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे युवक को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचल दिया। हादसे से गुस्साए लोगों ने बदायूं स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगा दिया है। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ग्रामीणों को समझा बुझाकर रोड खुलवाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। आज सुबह दौड़ लगाने निकला था ये 18 वर्षीय युवक। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के बदायूं स्टेट हाईवे पर अभी भी ग्रामीण जाम लगाए हुए हैं, जबकि अधिकारी उन्हें समझा बुझाकर रास्ता खुलवाने के प्रयास में जुटे हैं। हादसे से गुस्साए लोगों ने बदायूं स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगा दिया है। मौके पर एसडीएम और सीओ पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों से बात चल रही है। आप देख सकते हैं लोग विलाप कर रहे हैं। लोग परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और ट्रैक्टर खड़े कर यहां सड़क को जाम कर दिया गया है। रोडवेज बस ने इस युवक को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि युवक आर्मी की तैयारी कर रहा था, इसीलिए सुबह सुबह दौड़ लगाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान वाहन ने उसे कुचल दिया। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद के पास यह हादसा हुआ है। परिवार के लोग सड़क पर शव को रखकर जाम लगाए हुए हैं।
जबकि एसडीएम और सीओ ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम इस सड़क को खुलवाने में जुटे हैं। और अब खबर बांदा से, जहां नाव हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको देते हैं। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दर्दनाक हादसा कल हुआ। 17 लोग अभी भी हादसे से लापता हैं। ये सभी लोग इस नाव में सवार थे जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रात में भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। बांदा में कल नाव सवार कई लोग लापता हो गए। ये नाव पलट गई थी, जिनमें से 4 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं, लेकिन 17 लोगों की अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखी थी, लेकिन अभी भी 17 लोगों की कोई सूचना नहीं मिली है। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बीच बीच में हो रही बारिश से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका जा रहा है। बता दें कि कल नाव में सवार थे ये तमाम लोग और बीच नदी में नाव पलट गई थी। उधर कासगंज में यमुना नदी के किनारे उसी घाट पे जिसके नज़दीक कल एक बड़ा हादसा हुआ था। नाव पलटने से लगभग 3 दर्जन लोग डूब गए थे, जिनमें से 13 लोगों को बचा लिया गया है और 17 लोग अभी भी लापता हैं। धीरे धीरे अब इस जगह पे जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो लोग इकट्ठा होने लगे हैं और रो गा रहे हैं, अपनों को याद कर रहे हैं। अभी वो मिले नहीं हैं, ना ही उनका पता चल रहा है। तो बहुत करुण स्थिति है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या हुआ था, हादसा कैसे हुआ था, कौन था उनका, ये चीज़ें जानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जयत्री नाम है। जयत्री, कौन था नाव में आपका? मैं आदमी। क्या कहाँ जा रहा था? मैं गाँव बुला रही हूँ, बाहर से मैं कहो त्योहार कहीं जाओ। तो क्या हुआ? नाम बूढ़ के अभी पता नहीं चला? अभी मैं का नहीं पता चलत। मैं भैया क्या पता नहीं है, पूरी रात देखी डर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम देवरती। देवरती, आप किसके साथ आई हैं? ये हमारी बहन है। अच्छा, तो क्या हुआ था? अब त्योहार का बाहर से बुला लिए कि आ जाओ त्योहार कर दे। हाँ। तो आए हैं, बस ये उतर आई पार, वह पार समूह चले गए, बस बूढ़ गए। लड़का उनके लगे नहीं पहुँच। तो वो उस पार, क्या घर उस पार है क्या? हाँ, फतेहपुर में? हाँ, ये सरकंडी। अच्छा। हाँ। और यहाँ कहाँ से जा रहे थे? ससुराल से। ससुराल में रुके हैं, बस चले गए गाँव में। तो ससुराल से अपने गाँव वापस लौट रहे हैं? हाँ। अभी तक कुछ पता नहीं चला? हाँ, कुछ पता नहीं चल रहा सर। और कितने लोग थे उनके साथ? 2 लोग बच गए हैं। पैरिया है हमारा लड़का और हमारा नंदोई बच गए। और वो नहीं है? हाँ। क्या नाम था उनका? क्या नाम है? झुंडू। तो आप देख रहे हैं कि एक झुंडू नाम के व्यक्ति का भी पता नहीं है, जो यहाँ से अपनी ससुराल से वापस अपने घर फतेहपुर स्थित जा रहा था। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है और वो यहाँ उनके इंतज़ार में बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके अपने का कुछ जानकारी आएगी, सुखद आएगी या दुखद आएगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। अब एसडीआरएफ द्वारा फिर से ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। अब देखने की बात ये होगी कि कितनी जल्दी बाकी रिकवरी होती है। अभय निगम, एबीपी गंगा बांदा। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में एक और खुलासा हुआ है। बिना लिखित तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां मौखिक तहरीर पर ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जॉर्ज टाउन थाने की पुलिस को ये मौखिक सूचना दी गई थी। शिकायतकर्ता ने एफआईआर वापस लेने की अब अर्जी दी है। शिकायतकर्ताओं ने सीबीआई को यही बयान दिया था। दोनों के वकीलों ने जान के खतरे की आशंका भी जताई। अमर गिरी और पवन महाराज ने सुरक्षा की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा इसमें हुआ है, जहां मौखिक तहरीर पर ही पुलिस के एफआईआर दर्ज करने की एक खबर। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि बिना लिखित तहरीर पर ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। जॉर्ज टाउन थाने की पुलिस को मौखिक सूचना दी गई थी और इसी के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद अब शिकायतकर्ता ने एफआईआर वापस लेने की अर्जी दी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन का।
मोइन, बताएं कि अभी तक क्या इस मामले में खुलासे और हुए हैं और किस तरह से देखा जाए कि पुलिस सिर्फ मौखिक शिकायत पर ही एफआईआर दर्ज कर रही है? देखिए, आपको बता दें कि एबीपी गंगा ने कल ये जानकारी दी थी कि एक हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें जो एफआईआर करता अमर गिरी और पवन महाराज हैं वो महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी मामले में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसे वापस लेना चाहते हैं। एबीपी गंगा के पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो पूरा का पूरा मामला था उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई वो बिना किसी लिखित तहरीर के दर्ज की गई थी। कोई लिखित तहरीर दी ही नहीं गई थी। इस तरीके की बातें जब अमर गिरी और पवन महाराज इन दोनों शिकायतकर्ताओं ने कहा तो उस पर सवाल उठने लगे। लेकिन एबीपी गंगा के पास उस बयान की कॉपी है जिसे अमर गिरी और इसके साथ साथ पवन महाराज यानी दोनों जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने सीबीआई को दिए गए अपने बयान में कहा है। ये आप सीबीआई के उस बयान की प्रमाणित कॉपी देख सकते हैं। एक एक करके हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो घटना का दिन था 20 सितंबर 2021, उसमें ये थाने गए। थाने जाकर के इन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से सूचना दी, इन्होंने लिखित रूप से कोई तहरीर नहीं दी थी। इस तरीके का बयान अमर गिरी और पवन महाराज दोनों ने सीबीआई को दिया है और ये बेहद अहम दस्तावेज एबीपी गंगा के पास हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इतने हाई प्रोफाइल और इतने चर्चित मामले में भी लापरवाही बरती गई, इंतजार नहीं किया गया, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के शव के पास से उनका सुसाइड नोट बरामद हुआ था। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर, अपने शिष्य के तौर पर बलबीर गिरी की ताजपोशी कराए जाने की बात कही थी, लेकिन उनके आने का भी इंतजार नहीं किया गया और सिर्फ मौखिक सूचना के आधार पर 2 लोगों का नाम डाला गया और एफआईआर दर्ज कर ली गई। और आज यही दोनों लोग अब एफआईआर वापस लेना चाहते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर यूपी पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, क्यों किसी से कोई लिखित तहरीर नहीं ली। और अब अगर ये एफआईआर वापस हो जाती है, अब अगर ये केस वापस हो जाता है, तो जो 3 लोग जेल में बंद हैं, क्या उनके जेल से बाहर आने की राह आसान नहीं हो जाएगी? और जब मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा तो मुकदमे के ट्रायल पर इसका कितना असर पड़ेगा? तो तमाम सवाल इस है। मामले में और ये कहा जा ये जो सकता खुलासा है कि जो हुआ मौत है की गुत्थी इससे क्या साबित होता है? क्या ये आत्महत्या ही थी या फिर जिस तरह से शुरुआत में कहा गया कि ये मर्डर है, कोई षड्यंत्र है, इस तरह के आरोप लगे, तो इस खुलासे से क्या असर पड़ता है इन सवालों पर और इस पूरी गुत्थी पर? देखिए, जब महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी 20 सितंबर 2021 को, तो तभी ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर मामला क्या है, आत्महत्या का मामला है या हत्या का मामला है। तमाम लोगों ने दबी जुबान में कहा था और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने खुलकर कहा था कि ये हत्या है। खुद महंत नरेंद्र गिरी के परिवार वालों ने कहा था कि वो बेहद साहसी व्यक्ति थे और वो आत्महत्या जैसा कदम उठा ही नहीं सकते थे। बहरहाल सीबीआई ने जांच की। सीबीआई ने अपनी जांच में ये पाया कि ये खुदकुशी का मामला है। इसी आधार पर चार्जशीट भी दाखिल की। लेकिन जिस तरीके से एक एक कर पिछले 2 दिनों से नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये जो मिस्ट्री है ये और उलझती चली जा रही है और एक बार फिर से ये चर्चा छिड़ने लगी है कि कहीं ये खुदकुशी के बजाय हत्या का मामला तो नहीं है, क्योंकि एफआईआर करने वाले एफआईआर वापस लेना चाहते हैं। वो इस आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। उनका साफ दावा है कि उन्होंने तो कोई लिखित तहरीर दी ही नहीं। उनका ये भी कहना है कि हमने आत्महत्या की बात नहीं की, हमने सिर्फ महाराज के शरीर शांत होने की सूचना दी थी। पुलिस ने मनमाने तरीके से एफआईआर दर्ज कर ली। तो अगर पुलिस ने मनमाने तरीके से एफआईआर दर्ज की तो उसके पीछे किसका दबाव था, क्या मंशा थी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर मोइन कुछ और सवाल हैं जो इस खुलासे के बाद अब खड़े हो गए हैं। उनका जवाब कब तक मिलता है ये देखना होगा। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे। खबर लखनऊ से, जहां आज से भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। सुरक्षा अलर्ट के बीच आज सांसद विधायक यात्रा निकालेंगे। प्रदेश में 1918 मंडलों में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जहां हाथों में तिरंगा लेकर प्रभात फेरी निकालेंगे सांसद विधायक। आज से भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, आज शुरू हो रहा है। सुरक्षा अलर्ट के बीच सांसद विधायक तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इस दौरान कई मंडलों में ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। हाथों में तिरंगा लेकर प्रभात फेरी निकालेंगे सांसद और विधायक। बता दें कि
देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और आज विधायक और सांसद इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। वे हाथों में तिरंगा लेकर प्रभात फेरी निकालेंगे, जहां लोगों से अपील की जाएगी कि 13 से 15 अगस्त तक लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। और चलिए सीधा लखनऊ का रुख करेंगे। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या ये शुरू हो चुकी है तिरंगा यात्रा? किस तरह की तस्वीरें वहां से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी का ये हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसके तहत आज का जो दिन है उसके लिए प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, तो सभी मंडलों में 1918 जो मंडल है बीजेपी के संगठन के, वहाँ पर ये प्रभात फेरी निकालने का कार्यक्रम रखा गया और सब लोग तिरंगा लेके जो है वो निकलेंगे। कुछ कार्यकर्ता ज़रूर आपको नज़र आ रहे होंगे जो पहुँचे हुए हैं और थोड़ी देर में यहाँ जो और लोग जुटेंगे उसके बाद ये पदयात्रा शुरू होगी। लेकिन एक तरफ आप देखिए, जिस तरीके से ये आज़ादी का पर्व, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर, हाई अलर्ट पर उन्हें रखा गया है। खासतौर से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के आसपास के, जैसे नेपाल से सटे हुए जो ज़िले हैं, तराई का जो इलाका है, वहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम खास तौर से किए गए हैं। और बीजेपी का ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से पूरा अभियान रखा गया है। आज ये पदयात्रा होगी, कल भी पदयात्रा होगी और उसके बाद कल 13, 14 और 15 3 दिन जो है वो लोगों के घरों पर झंडा लगाने का अभियान है। अब बीजेपी ने ये तैयारी की है कि तकरीबन 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचा जाए और उसके लिए विशेष तैयारी की है। पार्टी कार्यालय पर झंडे भी जो है वो झंडा विक्रय केंद्र खोले गए, क्योंकि जिसको झंडा ना मिल पाए वो वहाँ से ले सकता है। लेकिन कार्यकर्ता हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सब लोगों को जागरूक करें कि भाई आप स्वयं अपने घर पर तिरंगा लहराइए, तिरंगा फहराइए। और ये भी बताएं जल्दी से कि कौन कौन से सांसद और विधायक आज इस प्रभात फेरी में पहुंचेंगे और कितने बजे से पूरी यात्रा हमें निकलती हुई नजर आएगी सड़कों पर? देखिए, अलग अलग चूंकि बीजेपी के 6 क्षेत्र हैं और 6 क्षेत्रों ने अपने जो उनके जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम तैयार किया है। खासतौर से ये मंडल पर चूंकि कार्यक्रम हो रहे हैं तो मंडल अध्यक्षों ने जिस तरीके का जो समय दिया होगा उसी हिसाब से ये निकलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं पर सुबह के वक्त है, कहीं थोड़ी देर बाद शुरू होगा। लेकिन अगर अवध क्षेत्र की बात कर लें तो बीजेपी के लिए आज एक दुख भरी खबर आई, क्योंकि अवध क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे शेषनारायण मिश्रा, आज सुबह उनका आकस्मिक निधन हो गया पीजीआई में। और इस वजह से हो सकता है कि इस पूरे अवध क्षेत्र में ये जो कार्यक्रम है उसे थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष का निधन हुआ है। लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और इसी तरीके से वो तस्वीरें जब आएंगी तो आपके माध्यम से भी देखेंगे और वो तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया अनुभव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस समय दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत गंभीर मगर स्थिर बताई जा रही है। बुधवार को राजू श्रीवास्तव साउथ दिल्ली में जिम करते वक्त ट्रेडमिल से बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें एम्स अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उन्हें कार्डियो डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है और कार्डियो कैथ के लिए रेफर किया गया है। राजू श्रीवास्तव को न्यूरो और हार्ट दोनों डॉक्टर्स की टीम ने ऑब्जर्वेशन में रखा है। जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव दिल्ली में पिछले 4 से 5 दिनों से हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे। एटा से मुठभेड़ की खबर मिल रही है, जहां एटा पुलिस ने बीती रात रिजौर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान एक बदमाश से ये मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। इसी दौरान जैथरा थाना पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की एक गोली थाना जैथरा में गाड़ी में लग गई, जहां दूसरी गोली बैरियर में जा लगी। इस बीच पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की गोली से बदमाश घायल हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये फायरिंग हुई है। जैथरा थाने का हिस्ट्री शीटर भाग निकला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।